गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का पिनाइकल पब्लिकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं सुरेश दुबे आज आप लोगों के समक्ष पुनः जीएस का टॉपिक लेकर के उपस्थित हूं, जिसके अंतर्गत ज्योग्राफी का डिस्कशन किया जाएगा। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को दो माध्यम में पुस्तक उपलब्ध कराई गई है। एक पूरी तरीके से इंग्लिश मीडियम में है और एक दूसरी तरीके से पूरी तरह से हिंदी मीडियम में है। यहाँ पर जो प्रश्न है यह प्रीवियस ईयर के प्रश्न है और यहाँ पर लगभग 6500 प्लस प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है और जो प्रश्न है ये चैप्टर वाइज क्रम में व्यवस्थित किए गए हैं। तो यहाँ पर आप अपनी भाषा के सुविधा के अनुसार पुस्तक का चयन करें और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। तो इसी के साथ आज की क्लास हम लोग प्रारंभ करते हैं। हम लोग प्रीवियस क्लास में भी ज्योग्राफी का ही टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंतर्गत 125 प्रश्नों की चर्चा हो चुकी है। 23 प्रश्नों की चर्चा आज हम कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न यहां पूछे गए हैं जो आगामी परीक्षा के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं। टॉपिक हमारा क्या है? ज्योग्राफी है और इसमें भी हम क्या पढ़ रहे हैं? कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन। इसी की चर्चा चल रही है प्रीवियस क्लास में और इसकी भी चर्चा आज की क्लास में कंटिन्यू की जा रही है। यहां पर जो प्रश्न लिखा है काफी बेहतर प्रश्न है। क्या लिखा गया है? व्हाट इज द नॉर्मल एयर प्रेशर एट सी लेवल? समुद्र तल पर सामान्य वायु दाब क्या है? प्रश्न है। विकल्प क्या लिखा गया है? 1013.25 मिलीबार। फिर लिखा है 886.13 मिलीबार। इसी प्रकार है 985 और 1100 मिलीबार है। तो यहां पर एक बात आपको स्पष्ट होनी चाहिए कि जो वायुदाब होता है, एयर प्रेशर को मेजरमेंट करने के जो मापक होते हैं, यानी जो मात्रक होते हैं, जो यूनिट होते हैं, उसको कहते हैं मिलीबार। इसी का अन्य पैरामीटर भी है। इसी को हम कभी कभी मिलीबार कहते हैं, इसी को हम कहते हैं बार के नाम से भी जानते हैं, इसी को पास्कल के नाम पे जानते हैं। किसके नाम पे जानते हैं? पास्कल के नाम पे जानते हैं। इसी को हम मर्क्यूरिक प्रेशर के आधार पर जानते हैं, मर्क्यूरिक प्रेशर के आधार पर भी जानते हैं और इसी को न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के आधार पर भी जानते हैं। तो ये सब इसके पैरामीटर हैं और उसी का एक पैरामीटर क्या है? ये मिलीबार है। तो यहां पर जो आपका ऑप्शन सही है वो हो जाएगा 113.25 मिलीबार। अर्थात सी लेवल का जो प्रेशर होता है ये ज्यादा होता है जो हमारा धरती होता है उसकी तुलना में। अगर हम स्थल भाग की बात करें तो स्थल भाग पर लगभग 998, 990 इसके आसपास ये रहता है। ये वेरी करता रहता है, ऐसा नहीं कि कांस्टेंट होता है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये प्रेशर बदलता रहता है। ये बातें आपको स्पष्ट हो जानी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न यहां पर देखते हैं और अगला जो प्रश्न लिखा गया है, इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी, यहां पर अर्थक्वेक्स जोन, अर्थात भारत कितने भूकंप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? वैसे अगर हम प्रारंभिक वर्गीकरण देखें तब क्या था और वर्तमान क्या था, दोनों की चर्चा हम लोग कर लेते हैं। यहां पर विकल्प लिखा गया है 2 है, 4 है, 5 है और 6 है। वास्तव में देखा जाए जो सेस्मिक जोन भारत में है तो यहां पर सेस्मिक जोन नंबर 1 है, जोन 1 है, जोन 2 है, जोन 3 है, जोन 4 है और जोन 5। ये 5 जोन यहां पर हैं। लेकिन कालक्रम में क्या किया गया कि पहले और दूसरे जोन का भूकंप का लेवल काफी माइन्यूट होता है। जब काफी कम होता है तो इसका परिणाम ये निकलता है कि इन दोनों को एक में मर्ज कर दिया गया। इन दोनों को क्या कर दिया गया? एक में मर्ज कर दिया गया और इसको एक ही कैटेगरी में रख दिया गया। तो इस प्रकार से आप जब काउंट करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अर्थात वर्तमान में जो सेस्मिक जोन भारत में उपस्थित है ये कितने हैं? टोटल 4 है। इसमें भी जो सेस्मिक जोन 1 और 2 है यह बहुत कह सकते हैं लेस सेस्मिक प्लेस होते हैं, जहां पर भूकंप की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। जैसे आपका दक्षिण भारत, यहां पर भूकंप की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। और इसी प्रकार अगर उत्तर भारत की बात करें जो हिमालयी बेल्ट है वहां पर भूकंप की संभावनाएं काफी प्रबल होती हैं, तो उसको सेस्मिक जोन 5 में रखा जाता है। तो इस आधार पर भारत के हर क्षेत्रों को अलग अलग सेस्मिक जोन में डिवाइड करके देखा जाता है। तो टोटल कितने जोन यहां पर हैं? 4 हैं। जोन की संख्या 5 है
लेकिन जो सेस्मिक क्षेत्र हैं ये 4 ही हैं वर्तमान में। कितने हैं? 4 हैं। अगला यहां पर प्रश्न है, विच जोन सेपरेट्स द क्रस्ट एंड मेंटल, कौन सा क्षेत्र क्रस्ट और मेंटल को अलग करता है? विकल्प क्या है? मोहो है, स्ट्रेटोस्फीयर है, लिथोस्फीयर है और एस्थेनोस्फीयर है। ये जो समताप मंडल है ये देखो बार बार दे रहा है, इसमें कंफ्यूज मत करिएगा, यह वायुमंडल का पार्ट है। जब हम वायुमंडल में चलते हैं तो वहां पर ट्रोपोस्फीयर मिलता है, स्ट्रेटोस्फीयर मिलता है, मेसोस्फीयर मिलता है, एक्सोस्फीयर मिलता है, वो सब उसके पार्ट है और उसी का एक पार्ट है स्ट्रेटोस्फीयर। तो इसका संबंध पृथ्वी के इंटरनल पार्ट से है ही नहीं। पृथ्वी के इंटरनल पार्ट से कौन है? मोहो है, लिथोस्फीयर है, एस्थेनोस्फीयर है, ये सब पृथ्वी के आंतरिक भाग में उपस्थित हैं। हम लोग इस पर चर्चा एक बार कर चुके हैं, लेकिन पुनः एक बार चर्चा हम फिर से आपके सामने कर देते हैं कंप्लीट। यहां पर जो समझना है उसको ध्यानपूर्वक समझ लेते हैं जिससे हमारे प्रश्न गलत ना हो। यहां पर लिखा क्या गया है, ऐसे हमारा होता है इंटरनल पार्ट, इसको कहते हैं हम लोग क्रस्ट। क्या कहते हैं? क्रस्ट। इसको कहते हैं मेंटल। क्या कहते हैं? मेंटल। और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कोर। इस क्रस्ट को 2 भाग में बांटा जाता है, एक होता है आउटर क्रस्ट, एक होता है लोअर क्रस्ट। इसी प्रकार क्रस्ट और मेंटल को भी अलग करने वाली एक संरचना है, थोड़ा कलर यहां पर भिन्न कर देते हैं इस प्रकार से। और इसी प्रकार से मेंटल को भी 2 भागों में बांटा जाता है। इसी प्रकार मेंटल और कोर को भी अलग किया जाता है और कोर के भी 2 भाग किए जाते हैं। तो यहां पर जो संरचना क्रस्ट को 2 भाग में बांटती है या क्रस्ट मेंटल को सेपरेट करती है या मेंटल को 2 भाग में बांटती है, इसको कहते हैं डिसकंटिन्यूटी। क्या कहते हैं? डिसकंटिन्यूटी, अर्थात इसको कहते हैं असंतति। क्या कहते हैं? असंतति। तो यहां पर जो सेपरेट करता है वह पूछ रहा है कि यहां पर कौन सी असंतति है जो क्रस्ट को मेंटल से सेपरेट करती है। किसको? क्रस्ट को मेंटल से सेपरेट करती है। तो क्रस्ट यहां पर है, मेंटल यहां पर है, तो इन दोनों को सेपरेट करने वाला जो पार्ट अगर क्रम से आप देखें तो जो क्रस्ट को 2 भागों में बांटता है इसका क्या नाम है? इसका नाम है कोनराड। क्या नाम है? कोनराड। यहां पर देखिए लिखा होगा, यहां पर क्या होता है? कोनराड। अच्छा, इसमें नजर नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। ये जो प्लेस है, ये जो इसको सेपरेट करता है, इसका नाम होता है कोनराड। क्या नाम होता है? कोनराड। इसी प्रकार जो क्रस्ट मेंटल को सेपरेट करता है इसका नाम होता है मोहो। क्या नाम होता है? मोहो। फिर यहां पर जो मेंटल को 2 भागों में बांटता है इसको कहते हैं रेपेटी। क्या कहते हैं? रेपेटी। इसी प्रकार मेंटल को कोर से अलग करने वाला जो भाग होता है इसको कहते हैं गुटेन वर्ग। क्या कहते हैं? गुटेन वर्ग। और जो कोर को 2 भागों में बांटता है इसको नाम देते हैं लेहमन। क्या कहते हैं? लेहमन। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं जो क्रस्ट और मेंटल को सेपरेट करती है उसका नाम क्या है? मोहो है। क्या है? मोहो है। और कोरनार किसको किसको अलग करती है? तो क्रस्ट को 2 भागों में बांटती है। मेंटल को 2 भागों में कौन बांटता है? तो रेपेटी है। मेंटल को कोर से कौन सेपरेट करता है? तो गटेनबर्ग है। और कोर को 2 भागों में कौन बांटता है? तो उसका नाम क्या है? लेहमन है। आप इस तथ्य को याद रखें और अपने आंसर को बेहतर करें। यहां पर जो लिखा गया था लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर का तात्पर्य हमने स्पष्ट किया था स्थल मंडल जो होता है। किसे कहते हैं स्थल मंडल? हमने बताया था कि क्रस्ट प्लस अपर मेंटल का अपर पार्ट, अपर मेंटल का अपर पार्ट, अगर ये मेंटल है तो इसी मेंटल का अपर पार्ट जब आप यहां से ऐसे ऐड कर देते हैं, ऐसे ये वाला जो होता है इसको हम कहते थे स्थल मंडल। क्या कहते थे? स्थल मंडल। और यही अपर मेंटल का जो लोअर पार्ट है इसी का नाम था दुर्बल मंडल अर्थात एस्थेनोस्फीयर। तो यहां पर ये स्थल मंडल है नहीं, एस्थेनोस्फीयर है नहीं, तो है क्या? यहां पर मोहो है। क्या है? मोहो है। तो इस प्रकार इस पर्टिकुलर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? मोहो हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर और देखते हैं यहां पर अगला प्रश्न क्या लिखा गया है। लिखा गया है मिलियंस ऑफ ईयर एगो द इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स वाज सेपरेटेड फ्रॉम द मेनलैंड बाय अ लार्ज सी नोन एज द, अर्थात लाखों वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य भूमि से किस विशाल समुद्र द्वारा अलग किया गया था? क्या क्या विकल्प है? यहां पर लिखा है टेथिस है, एजिना है, प्रमोथस है, फिर लिखा है टाइफोस है। तो यह आपको बातें स्पष्ट होनी चाहिए कि जो हमारा प्रारंभिक अकॉर्डिंग टू वेगनर जो थ्योरी थी महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, वहां पर बातें की गई थी कि पूरा महाद्वीप एक ही प्लेस पर था जिसका नाम था पैंजिया और सभी महासागर इसके चारों तरफ फैले हुए थे जिसका नाम था पैंथालसा। लेकिन पैंजिया जो था, इस पैंजिया को अगर देखें तो पैंजिया के मध्य में एक था टेथिस भूसन्निधि। क्या नाम था?
टेथिस भूसन्नति। और यह वही टेथिस भूसन्नति है जिसके आधे भाग पर वर्तमान में हिमालय है और आधा भाग आज का जो है ये है भूमध्य सागर। क्या है? ये है भूमध्य सागर है। तो यहां पर यही टेथिस भूसन्नति थी जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड को सेपरेट करती थी। तो भारत किसका पार्ट है? तो भारत है गोंडवाना लैंड का। किसका पार्ट है? गोंडवाना लैंड का। तो यहां पर कह रहा है कौन है जो लाखों वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य भूमि से किस विशाल समुद्र द्वारा अलग किया गया था? तो उसका नाम है टेथिस। क्या नाम है? टेथिस। क्या नाम है? टेथिस। वेरी गुड। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहां पर लिखा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेट्स हैज द स्लोवेस्ट रेट ऑफ मूवमेंट एट लेस देन 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। अर्थात निम्नलिखित में से कौन सी प्लेट सबसे धीमी गति से 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष हलचल करती है? विकल्प क्या लिखा गया है? आर्कटिक रिज है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, मिड अटलांटिक रिज है और ईस्ट पैसिफिक रिज है। तो यहां पर जो आंसर सही हो जाएगा आप लोगों को स्पष्ट होना चाहिए, जो सबसे कम गति से मूव करता है उसका नाम है आर्कटिक रिज। क्या नाम है? आर्कटिक रिज। आर्कटिक रिज का जो मोमेंट है यह 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से भी कम गति से यह मूव करती है। अन्य प्लेटों का जो मूवमेंट है तुलनात्मक तौर पर इससे ज्यादा है। बातें स्पष्ट हो गई होंगी। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। यहां पर प्रश्न लिखा है व्हाट वाज द नेम ऑफ द मेगा ओशन दैट सराउंडेड द सिंगल कॉन्टिनेंट्स मास बिफोर द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एज डिस्क्राइब्ड बाय अल्फ्रेड वेगनर। अर्थात अल्फ्रेड वेगनर द्वारा वर्णित महाद्वीपीय बहाव के आगे के एकल महाद्वीपीय द्रव्यमान को घेरने वाले विशाल महासागर को क्या कहा जाता है? यहां पर क्या क्या विकल्प लिखा गया है? पनामा कहा जाता है, पैंथालसा कहा जाता है, मिगमेलियन कहा जाता है और पेंजिया कहा जाता है। हम अभी अभी प्रीवियस प्रश्न में डिस्कस किए हैं कि जो महान महाद्वीप था कार्बोनिफेरस कालखंड तक अकॉर्डिंग टू वैगनर उसका नाम था पेंजिया, और पेंजिया के चारों तरफ जो जलराशि थी, विशाल जलराशि थी, उसका नाम था पैंथालसा। तो यहां पर चूंकि लिख रहा है ना अल्फ्रेड वेगनर द्वारा वर्णित महाद्वीपीय बहाव के आगे के एकल महाद्वीप द्रव्यमान को घेरने वाली विशाल जलराशि या विशाल महासागर को क्या नाम दिया गया है? इसी का नाम है पैंथालसा। क्या नाम है? पैंथालसा। चलते हैं आगे और यहां समझते हैं। अब शुरू होता है हमारा जो अगला टॉपिक इसी ज्योग्राफी के अंतर्गत, उसमें है नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, अर्थात भारत के पड़ोसी देश। आते हैं इसके प्रश्नों पर, देखते हैं कि यहां पर कौन सा प्रश्न हमारे लिए प्रासंगिक है। क्या प्रश्न पूछा गया है? पहला प्रश्न है नेपाल आ नेबर कंट्री ऑफ इंडिया इज लोकेटेड टू द ऑफ इंडिया। अर्थात भारत का पड़ोसी देश जो नेपाल है यह स्थित है कहां पर? ईस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में या वेस्ट में? तो प्रत्येक बच्चा जानता होगा कि अगर यह भारत है और यहां पर ये जो मैप आपको दिखाई पड़ रहा है ए वाला, ए है नेपाल। कौन है? ए है नेपाल। तो नेपाल जो है भारत से किधर है? तो ये नॉर्थ में है, लेकिन किससे किससे सीमा बनाता है? तो यहां पर आपको उत्तराखंड मिलता है, उत्तर प्रदेश मिलता है, यहां पर बिहार मिलता है, फिर यहां पर वेस्ट बंगाल मिलता है, यहां पर सिक्किम मिलता है। तो इतने राष्ट्रों के साथ, राष्ट्र नहीं बल्कि इतने राज्यों के साथ यह अपनी सीमा साझा करता है। तो प्रश्न ऐसे पूछा जाता है। साथ में उत्तर प्रदेश के 8 ऐसे जिले हैं। उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं? 8 जिले हैं जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, जिसका डिस्कशन हम लोग यूपी स्पेशल में कर चुके हैं और आगे भी उसका डिस्कशन किया जाता है। तो यहां पर ये बातें आपको स्पष्ट हो गई होंगी कि नेपाल जो है एक किधर है? तो यह भारत के उत्तर में स्थित है। कहां पर है? उत्तर में। चलिए आगे आते हैं। अगला यहां पर प्रश्न लिखा गया है नेपाल डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया। किसके साथ नेपाल अपनी सीमा साझा नहीं करता है? उस राज्य का क्या नाम है? क्या क्या लिखा गया? सिक्किम, बिहार, वेस्ट बंगाल, मणिपुर। तो आपको यह स्पष्ट होना चाहिए कि मणिपुर है कहां पर। मणिपुर आपको मिलता है यहां पर, ये जो आप मैप देख रहे हैं ए वाला, ए है मणिपुर, और यहां पर नीचे मिलता ए है मिजोरम, ए है त्रिपुरा।
तो मणिपुर का आप देखिए कहीं से संपर्क इससे है क्या? कहीं से नहीं है, क्योंकि इससे जो सीमा साझा करता है उसमें यहां पर सिक्किम मिलता है, फिर यहां पर वेस्ट बंगाल मिलता है, यहां पर बिहार है, यहां पर उत्तर प्रदेश है, यहां पर उत्तराखंड है। यही से इसकी सीमाएं साझा होती हैं, ना कि मणिपुर से। मणिपुर से कोई सीमा साझा नेपाल नहीं करता है, तो इसलिए यही आंसर होगा, क्योंकि ये गलत है। ठीक है, आगे आते हैं। अगला प्रश्न आप ध्यान से पढ़ें, क्या लिखा है? एज ऑफ 2022 व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मालदीव एज नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया? अर्थात 2022 तक भारत के पड़ोसी देश मालदीव की राजधानी क्या है? या तो कहें क्या थी, सिंपल सी बात है, 2022 तक क्या थी? विकल्प क्या क्या लिखा गया है? कवरत्ती है, फिर लिखा है माले है, फिर है कोलंबो है, फिर है आबू धाबी है। तो जैसा आपको स्पष्ट होगा कि यहां पर जो माले है यही अतीत का जो ये अतीत नहीं मतलब अतीत में यही मालदीव की राजधानी हुआ करती थी। यहां पर जो कवरत्ती है, कवरत्ती किसका था? तो भारत का जो लक्षद्वीप हमारा एक द्वीप है उसकी राजधानी थी कवरत्ती। लक्षद्वीप किसकी है? लक्षद्वीप की राजधानी का नाम क्या है? कवरत्ती है। इसी प्रकार कोलंबो जो मिलता है श्रीलंका का मिलता है। तो आप इस तथ्य को ध्यानपूर्वक समझें जिससे आपका प्रश्न गलत ना हो। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और अगला जो प्रश्न यहां पर लिखा गया है इसको भी बहुत ध्यान से पढ़ें और समझें और फिर उत्तर दें। क्या लिखा गया है? लेकिन एक आपसे रिक्वेस्ट हम बार बार करते हैं कि आप इस डिस्कशन के साथ साथ जो आपको वीडियो के माध्यम से मिल रहा है, आपको पुस्तक अवश्य पढ़नी है। पुस्तक से आपका वास्तविक जो इमेज है वह आपके सम्मुख आता है, इसलिए पुस्तक को आप अवश्य प्रेफर करें और पुस्तक को भी रीड करें। पुस्तक के साथ साथ आप इस क्लास को भी देखें, तो आपका नॉलेज और ज्यादा इनहांस हो जाएगा और आप एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। चलिए, यहां पर जो लिखा गया प्रश्न, विथ विच नेबरिंग कंट्री डज इंडिया शेयर द सुंदरबन फॉरेस्ट? अर्थात भारत किस पड़ोसी देश के साथ सुंदरबन साझा करता है? यहां पर क्या क्या विकल्प है? चाइना है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और नेपाल है। इसका भी आंसर तो प्रत्येक बच्चा जानता होगा, फिर भी यहां पर होता क्या है, इधर से आती है गंगा नदी, और गंगा नदी ऐसे वेस्ट बंगाल के पास पहुंच करके दो भागों में बंट जाती है। एक भाग चला जाता है बांग्लादेश में, एक आपका वेस्ट बंगाल होते हुए हुगली नाम से आके बंगाल की खाड़ी में अपने जल का विसर्जन करती है। दूसरी नदी ऐसे आती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्रा, ये ऐसे आती है और आकर के ऐसे ये घूमती है और घूम करके ऐसे होते हुए ये आकर के यहां पर मिलती है, और इस प्रकार से यहां पर एक डेल्टा जो बनता है इसी का नाम है सुंदरबन डेल्टा। तो सुंदरबन जो डेल्टा है यह बंगाल की खाड़ी के उत्तर में बनता है, अर्थात यहां पर यह है सुंदरबन डेल्टा। तो यह सुंदरबन जो डेल्टा है यह भारत के साथ साथ और किसके साथ सीमा साझा करता है? तो उसका नाम है बांग्लादेश। क्या नाम है? बांग्लादेश। यहां पर यह भी बात स्पष्ट होनी चाहिए कि सुंदरबन एक वेटलैंड है, रामसर आर्द्रभूमि भी है, और ये जो सुंदरबन है भारत का भी एक वेटलैंड है और बांग्लादेश का भी एक वेटलैंड है। ये बातें ठीक है। और सुंदरबन एक आपका टाइगर रिजर्व भी है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। विच कंट्री शेयर अ सी लाइन बॉर्डर विथ इंडिया? निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ समुद्री सीमा रेखा साझा करता है? क्या क्या विकल्प लिखा है? मालदीव, फिलीपींस, फिजी और पाकिस्तान। तो आपको यह स्पष्ट होना चाहिए कि फिलीपींस का संबंध भारत के टेरिटरी से है ही नहीं, क्योंकि फिलीपींस जो मिलता है वो देखिए यहां पर मिलता है, काफी दूर है, पैसिफिक ओशन में है। इसी प्रकार फिजी भी आपको इसी प्रशांत महासागर के इस तरफ मिलता है, काफी दूर मिलता है। पाकिस्तान तो भारत के साथ सीमा साझा करता है, लेकिन यह स्थलीय सीमा साझा करता है। कौन सी? स्थलीय सीमा साझा करता है। तो ना तो फिलीपींस होगा, ना तो फिजी होगा, ना तो पाकिस्तान होगा, तो बचा क्या? मालदीव होगा। मालदीव यहां पर स्थित है, और यह वही मालदीव है कि जो भारत के साथ जलीय सीमा साझा करता है। साथ में एक और राष्ट्र है जो भारत के साथ जलीय सीमा साझा करता है, और उसका नाम क्या है? श्रीलंका। तो भारत के दो पड़ोसी राष्ट्र हैं जो भारत से जलीय सीमा साझा करते हैं, एक का नाम है मालदीव और एक का नाम है श्रीलंका। तो आंसर क्या हो गया? मालदीव हो गया। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप ध्यानपूर्वक पढ़ें और समझें और उत्तर दें। क्या लिखा गया है? लिखा गया है विथ विच नेबरिंग कंट्री डज इंडिया शेयर मोस्ट ऑफ द
वेस्टर्न बॉर्डर, अर्थात भारत अपनी अधिकांश पश्चिमी सीमा किस पड़ोसी देश के साथ साझा करता है? क्या क्या विकल्प लिखा गया है? म्यांमार है, भूटान है, चीन है और पाकिस्तान है। आप बताइए, पश्चिमी सीमा का तात्पर्य भारत अगर ये हमारा स्थित है तो भारत का यह जो होगा ये पूर्वी सीमा होगी, यह होगा यह उत्तरी सीमा होगी, और इधर जो होगा यह दक्षिणी सीमा होगी, और इधर की जो सीमा होगी इसको कहते हैं पश्चिमी सीमा, वेस्ट। तो पश्चिम में एक ही राष्ट्र स्थित है, उसका नाम क्या है? पाकिस्तान। क्या है? पाकिस्तान है। हाँ, भूटान के बारे में क्या नाम है? अफगानिस्तान के बारे में भी कह सकते हैं, लेकिन अफगानिस्तान भारत के उत्तर में है। कहां पर है? उत्तर में है, इसलिए आंसर यहां पर हो जाएगा क्या? पाकिस्तान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अगला जो प्रश्न यहां पर लिखा गया है, इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स हाउ मेनी कंट्री या कंट्रीज शेयर इट्स लैंड फ्रंटियर्स विथ एवरी मेंबर, अर्थात कंट्री यहां पर लिखा है भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश उपमहाद्वीप के प्रत्येक सदस्य देश के साथ अपनी भूमि सीमाएं साझा करता है। तो भारतीय उपमहाद्वीप हम कहते किसे हैं? भारतीय उपमहाद्वीप का तात्पर्य है ये भारत है, और ये पूरा पाकिस्तान मिला करके, नेपाल, भूटान, ये सब मिला करके, म्यांमार उमार, ये सब एक बनता है भारतीय उपमहाद्वीप, जिसमें आपका श्रीलंका, मालदीव सब आ जाता है। ये सब भारतीय उपमहाद्वीप के पार्ट हैं। तो इन सबसे सीमा साझा करने वाला एक ही राष्ट्र है जो सबके साथ सीमा साझा करता है, उसका नाम क्या है? भारत है। क्या है? भारत है। बाकी यहां पर और कोई ऐसा राष्ट्र नहीं है कि जो सभी के साथ सीमा साझा करता है। अगर पाकिस्तान हम ले लें तो पाकिस्तान क्या नेपाल के साथ सीमा साझा करता है? नहीं करता है। अगर भूटान को ले लें तो क्या भूटान पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है? नहीं करता है। बांग्लादेश ले लें तो क्या वह अन्य के साथ सीमा साझा करता है? तो नहीं करता है। तो भारत ही एक ऐसा राष्ट्र है जो अन्य भारतीय उपमहाद्वीप के देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? केवल एक राष्ट्र है। क्या है? केवल एक राष्ट्र है जो अन्य राष्ट्रों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या लिखा गया है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडियाज नेबरिंग कंट्री अफगानिस्तान, अर्थात भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? यहां पर विकल्प क्या क्या लिखा गया है? कराची है, काठमांडू है, कांधार है और काबुल है। तो यह आप सभी को स्पष्ट होगा कि अगर आप देखें काठमांडू किसकी राजधानी है, कराची क्या है? तो कराची पाकिस्तान में है, लेकिन कराची पाकिस्तान का एक शहर है, ना कि राजधानी है। ये तो हो नहीं सकता। हाँ, अगर पाकिस्तान की राजधानी की बात करें तो पाकिस्तान की राजधानी जो मिलती है इसका नाम बलूचिस्तान है। क्या नाम है? बलूचिस्तान है। और इसी प्रकार अगर हम देखें काठमांडू जो है, काठमांडू किसका है? नेपाल का। नेपाल का क्या है? काठमांडू है। तो यहां पर एक ही मिलता है और उसका क्या नाम है? यहां पर आपका लिखा है कांधार है और काबुल है। तो आपको बताइए यहां पर अगर हम बात करें कि किसकी राजधानी यहां पर है, किसका पूछ रहा है यहां पर? भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? तो यहां पर कराची तो होगा नहीं, काठमांडू होगा नहीं, यहां पर कांधार होगा। क्या होगा? कांधार होगा। तो ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। यहां पर देखिए, व्हाट इज द करेंसी ऑफ बांग्लादेश अ नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया, अर्थात भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? यहां पर क्या क्या विकल्प लिखा गया है? युआन है, फिर यहां पर लिखा गया है नगुल्ट्रम है, क्यात है और टंका है। ये सब जो प्रश्न है ये आपके फैक्चुअल हैं। अगर आपको फैक्ट याद है तो जवाब दे पाएंगे, फैक्ट नहीं याद है तो जवाब नहीं दे पाएंगे। इसके लिए कॉन्सेप्ट नहीं होता है कि कुछ कॉन्सेप्ट याद किया जाए। करेंसी के लिए क्या कॉन्सेप्ट याद करेंगे? नहीं। राजधानी के लिए कोई कॉन्सेप्ट होता है? नहीं। याद है तो याद है, नहीं याद है तो नहीं याद है। तो यहां पर जो आंसर होगा ये हो जाएगा टका। क्या हो जाएगा? टका। टका ही किसकी मुद्रा है? तो भारत का जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश, उसकी राजधानी, उसका मुद्रा क्या है? टका है। चलिए अगला जो प्रश्न है ये भी काफी बेहतर है, ध्यान से पढ़ें और देखें क्या लिखा गया। लिखा गया है द सिनो इंडियन बॉर्डर इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी सेक्टर, अर्थात भारत चीन सीमा को कितने सेक्टरों में बांटता है? तो यहां पर आपको जवाब बहुत बेहतर ढंग से देना होगा कि कितने में ये बांटता है। अर्थात पाकिस्तान, चीन जो है भारत के साथ किस किस फ्रंट पर सीमा साझा करता है। यहां पर कितना लिखा गया है? 2, 5, 4 और 3।
तो जैसा आप इमेज में देख रहे हैं, जो चीन है, चीन का कुछ सेक्शन आपको मिलता है जो जम्मू कश्मीर वाले सेक्शन के साथ है, अर्थात अक्साई चीन के पास बॉर्डर सीमा साझा करता है। एक पार्ट यहां पर मिल जाता है, एक पार्ट मिल जाता है जो उत्तराखंड के साथ अपनी सीमा साझा करता है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश यहां पर दोनों आते हैं, यहां पर उत्तराखंड है प्लस हिमाचल प्रदेश, इसके साथ भी अपनी सीमा साझा करता है क्या नाम है, चाइना। और फिर जब इधर आते हैं तो इधर आते हैं आपको मिलता है यहां पर अरुणाचल प्रदेश है, क्या है, अरुणाचल प्रदेश है, साथ में यहां पर सिक्किम का भी हिस्सा आता है। कौन आता है, सिक्किम। तो 3 फ्रंट है, कितने फ्रंट है, 3 फ्रंट है, एक पूर्वोत्तर वाला है, एक आपका यहां पर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड वाला है, और एक आपका है जम्मू कश्मीर वाला। तो कितने यहां पर हो जाएंगे, आंसर में हो जाएंगे 3 सेक्टर है। कितने सेक्टर है, 3 सेक्टर है। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को ध्यानपूर्वक समझते हैं। क्या लिखा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इज लोकेटेड ऑन द हिल्स नियर द ब्रह्मपुत्रा वैली ऑन द वे टू चाइना एंड म्यांमार। अर्थात चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र घाटी की एक पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा पूरा स्थल स्थित है। यहां पर मेहरगढ़ भी है। मेहरगढ़ कहां पे है, पाकिस्तान में है। देखो, यह प्रश्न वास्तव में अगर देखा जाए तो है हिस्ट्री का, लेकिन चूंकि इसका लिंक थोड़ा आ गया है ब्रह्मपुत्रा से, इसलिए ज्योग्राफी के अंतर्गत इसको मेंशन कर दिया गया है। अन्यथा यह प्रश्न किसका है, हिस्ट्री का है। पूरी तरीके से आप ध्यान रखिएगा। यहां पर लिखा गया है मेहरगढ़, तो मेहरगढ़ कहां पर है, ये आपको मिलता है पाकिस्तान में है। इसी प्रकार आपको मिलता है पय्यमपल्ली, क्या मिलता है, पय्यमपल्ली। अगर हम पय्यमपल्ली के बारे में बात करें तो यह कहां मिलता है, नाम से ही लग रहा है कि तमिलनाडु में है, क्योंकि ये नाम जो है, ये नाम इस तरह से कहां मिलते हैं, ये तमिलनाडु के सेक्शन में मिलते हैं। और ये कहां मिलता है, ये पाकिस्तान में है। और यहां पर जो लिखा है गुफ कराल, क्या लिखा गया है, गुफ कराल, तो गुफ कराल आपको कहां मिलता है, यह मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर में, अर्थात जो भारत का ऊपर वाला सेक्शन था वहां पर मिलता है जम्मू एंड कश्मीर में। तो एक ही बचता है, उसका नाम क्या है, दाओजली हेडिंग। क्या है, दाओजली हेडिंग। यही ब्रह्मपुत्रा घाटी में है। जब आप किधर जाते हैं, चीन और म्यांमार की सीमा की तरफ जाते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस सेपरेट पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। अर्थात निम्नलिखित में से कौन सी रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है। कई रेखाएं होती हैं, एक है रेड क्लिफ रेखा, एक है आपकी मैकमोहन रेखा, एक है डूरंड लाइन। तो ऐसे होता है। तो मैकमोहन रेखा कहां पर मिलती है, मैकमोहन भारत और चीन के बॉर्डर पर मिलती है, ए वाली जो रेखा होती है। अच्छा, यहाँ पे नहीं है, तो वहां पर मिलती है रेड क्लिफ। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के मध्य में है। तो रेड क्लिफ मिलती है भारत और पाक के मध्य में। यह जो मिलती है, यह चाइना के साथ भारत की मिलती है। लेकिन जो डूरंड लाइन है, यह मिलती है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य में मिलती है। कहां मिलती है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य में ये जो बॉर्डर मिलता है, इसी का नाम है डूरंड लाइन। और यही डूरंड लाइन चूंकि भारत के साथ भी सीमा साझा करता है, इसलिए कभी काल प्रश्न पूछा जाता है कि भारत और अफगानिस्तान के साथ जो सीमा बनती है उसका क्या नाम है, तो डूरंड लाइन ही उसका नाम है। क्या नाम है, डूरंड लाइन। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न यहां पर लिखा गया, भूटान शेयर्स इनटू बॉर्डर विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। अर्थात भूटान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है। क्या क्या यहां पर जो विकल्प है लिखा गया है, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। फिर लिखा है सिक्किम, वेस्ट बंगाल, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, बिहार, असम, अरुणाचल प्रदेश, और लिखा है मेघालय, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो यहां पर आप ध्यानपूर्वक समझें, भूटान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है। भूटान है कहां पर, यहां पर, ये है भूटान। भूटान किसके साथ सीमा साझा कर रहा है, तो यहां पर सिक्किम तो रहेगा ही रहेगा ना, सिक्किम है, वेस्ट बंगाल आ जाता है, फिर क्या है, आसाम भी आ जाता है, और अरुणाचल प्रदेश भी आ जाता है। इसी के साथ सीमा साझा करेगा, अर्थात सिक्किम, वेस्ट बंगाल, आसाम और अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड के साथ सीमा साझा नहीं करता, क्योंकि नागालैंड तो यहाँ पे है नागालैंड, ये है नागालैंड, तो इसके साथ सीमा साझा नहीं करता है, ये गलत हो जाएगा। मेघालय के साथ भी सीमा साझा नहीं करता, तो गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या लिखा है, बिहार, बिहार के साथ सीमा साझा नहीं करता है। फिर यहाँ पर क्या लिख रहा है, मेघालय, मेघालय के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो आंसर हो जाएगा केवल पहला। क्या हो जाएगा, पहला। अगला प्रश्न यहाँ पर है, काफी बेहतर प्रश्न है, लिखा गया है, विच वेदर ट्रीटी was single between India and Pakistan
इन द ईयर 1960, अर्थात भारत और पाकिस्तान सीमा के बीच वर्ष 1960 में किस जल संधि पर हस्ताक्षर किया गया था? उसका नाम है चेनाब, ब्यास, इंडस और झेलम। तो सिंधु जल समझौता है। क्या नाम इसका है? सिंधु जल समझौता है। और यह जो सिंधु जल समझौता है, सिंधु जल समझौता, यह कब का है? 1960 का है। और इसके तहत एक व्यवस्था की गई थी कि जो यहां पर टोटल मिला के 6 नदियां हो रही हैं सिंधु को लेकर के। तो अगर आप क्रम से चले तो सिंधु, झेलम, फिर चेनाब, इन 3 नदियों पर जो अधिकार है, ध्यान रखिएगा कौन कौन सी? सिंधु, फिर है यहां पर झेलम और है चेनाब। इस 3 पर अधिकार किसका होगा? पाकिस्तान का होगा। और जो उसके बाद बसती हैं कौन कौन सी हैं? रावी, ब्यास और सतलज। इस पर किसका आधिपत्य होगा? इस पर होगा भारत का। तो ये वर्गीकरण किया गया था 1960 में। तो बातें स्पष्ट हो गई होंगी। तो आंसर यहां पर है सिंधु जल समझौता। अगला प्रश्न यहां पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हिल पास लोकेटेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना, अर्थात कौन सी यहां पर भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है? क्या क्या यहां पर लिखा गया? खैबर पख्तून, ये पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, ये नहीं होगा। फिर लिखा है पंगसो दर्रा और कराकोरम दर्रा। फिर यहां पर एक लिखा जोजिला। तो जोजिला जो था ये कहां पर है? ये जम्मू कश्मीर में। कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। कराकोरम दर्रा यही एक ऐसा दर्रा है जो सीमा साझा करता है, लेकिन कहां पर? हम लोग जब ट्रांस हिमालय पढ़ते हैं तो ट्रांस हिमालय का यहां पर एक सेक्शन मिलता है और यहीं पर मिलता है कराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो ये जो कराकोरम है यहीं पर अक्साई चीन है। क्या है? अक्साई चीन है। तो कराकोरम ही एक श्रेणी भी है, कराकोरम एक दर्रा है और यही वो दर्रा है जो भारत चाइना के साथ क्या करता है? बॉर्डर यहां पर शेयर करता है। तो इसलिए आंसर हो जाएगा यहां पर क्या? कराकोरम। अगला प्रश्न आते हैं यहां पर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न जो लिखा गया यहां पर क्या? इन विच ईयर वाज श्रीलंका डिस्कवर्ड बाय द पुर्तगाली, अर्थात पुर्तगालियों ने श्रीलंका की खोज किस वर्ष में की थी? यहां पर ऑप्शन है 1545, 1678, 1505 और 1670। तो आंसर जो है हिस्ट्री का है, फिर भी आप याद करें, आंसर हो जाएगा इसका 1505। क्या हो जाएगा? 1505। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहां पर काफी बेहतर है, लिखा है व्हाट इज द मेन रिलीजन ऑफ म्यांमार, म्यांमार का मुख्य धर्म कौन सा है? यहां पर है इस्लाम है, जैन है, ईसाई है और बौद्ध है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि कौन सा धर्म होगा यहां का। यहां पर आप ध्यान रखिएगा, अगर हम देखें तो बौद्ध धर्म है जो म्यांमार में मनाया जाता है, चाहे म्यांमार हो, चाहे चाइना हो, चाहे भूटान हो। भारत के साथ ये सब सीमा साझा करते हैं, लेकिन यहाँ का मेन धर्म भी क्या है? बौद्ध धर्म। बौद्ध का प्रचार ज्यादातर आपको पूर्वोत्तर वाले सेक्शन में देखने को मिलता है। तो इसलिए आंसर हो जाएगा क्या? यहाँ पर डी। अगला यहाँ पर प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट माउंटेन इन भूटान, अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है? यहां पर लिखा है गंगखर प्यूनसम, फिर लिखा है कुलाकांगरी, जोमोलहारी और गिपमोची। ये जो प्रश्न आपके सामने देख रहे हैं ये ट्रेडिशनल प्रश्न नहीं है, यह समकालीन प्रश्न है, अर्थात उस समय म्यांमार काफी ज्यादा चर्चा में था, इसलिए यहां से प्रश्न बन रहा है। जैसे इस साल आप देखेंगे तो आपको ज्यादातर कहां से मिलेगा? यूक्रेन के सेक्शन से मिलेगा या इजराइल के सेक्शन से मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये समकालीन मुद्दे चल रहे हैं। उसी प्रकार यह उस समय का समकालीन था, इसलिए यहां से प्रश्न बना है और इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। आते हैं अगले प्रश्न पर और यह आपका इस एपिसोड का लास्ट प्रश्न है। तो यहां पर आप इसको ध्यान से पढ़ें और समझें और उत्तर दें। क्या लिखा गया यहां पर? द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोलो ग्राउंड इज लोकेटेड इन पाकिस्तान, अर्थात विश्व का सबसे ऊंचा जो पोलो मैदान है पाकिस्तान में स्थित है। कहां पर? यहां पर विकल्प लिखा गया, तांदूर है, पोकारा है, कसूर है और अटक है। तो यहां पर एक ही है और वो क्या नाम है? ये है तांदूर। क्या नाम है? तांदूर। तो तांदूर ही है जो पाकिस्तान में है और विश्व का सबसे ऊंचा पोलो का मैदान है। ये भी एक प्रकार से समकालीन मुद्दा है। तो आप इन प्रश्नों को बेहतर ढंग से समझें और आंसर दें। शेष प्रश्नों की चर्चा अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।